आज हम बनारस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे, आप कविता के पहले अंतरे पर जाना, जहाँ सारी विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि बनारस में वसंत का आगमन अचानक हो जाता है। लहर तारा और मुंडियाडीह की ओर से धूल भरी आंधी चलने लगती हैं जो पूरे शहर को मानो एक ढक लेती हैं। एक नवीनता, एक जागृति इस शहर में आ जाती है। लोग सुगोगाने लगते हैं और जो दशाश्वमेध घाट का जो आखिरी पत्थर है वह और भी अधिक मुलायम हो जाता है। शहरों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, मतलब लोग आने जाने लगते हैं। जो घाट की सीढ़ियों पे बैठे बंदर हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। और नमी नमी मतलब एक जीवन का उत्साह उनमें आता है। और भिखारी जो हैं उनके कटोरों में वसंत उतरने लगता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए, बनारस खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है। जो देखिए आप, ठंड है, ठंड की कठोरता के बीच और गर्मी की झुंझलाहट के बीच ये आध्यात्मिक नगरी बनारस में लोगों का आना जाना कम ही होता है। ठीक है। और तो जब वसंत आता है, वसंत एक बहुत ही सुहाना मौसम जिसमें हर कोई आवाजाही को प्रधानता देता है, उसके अनुसार चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटकटाती ठंड या भीषण गर्मी में कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। तो जब वसंत आया तो वसंत के आगमन के साथ धार्मिक लोग शहर में आने लगते हैं। देखिए, वसंत आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चैत्र नवरात्र आते हैं, आपकी शिवरात्रि आती है। तो ये सब इसलिए क्या है, जो जितने धार्मिक लोग हैं वो शहर की तरफ चलने लगते हैं। लोगों की आवाजाही बढ़ने से भिखारियों की आंखों में चमक उठती है कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें उनकी जो आजीविका का साधन उन्हें मिल रहा है, और जो लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब अक्षम हैं कोई भी कार्य करने में, तो वह भिक्षा को अपना आजीविका का साधन बनाते हैं। तो वहीं पर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक है, एक उत्साह है, उनके अंदर आशा की ज्योति जलती है। वहीं उन्हें जो दानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी विशेषता होती है दान पुण्य करना, वो लोग उन्हें कुछ ना कुछ देते चलते हैं। तो भिखारियों के कटोरों में कभी सिक्कों से भरते हैं, तो कभी उनके जीवन निर्वाह के लिए उन्हें बहुत सारा अनाज या कुछ अन्य वस्तु उन्हें भेंट कर दिया जाता है। इसी को कवि ने खाली कटोरों में वसंत का उतरना माना है। अब तीसरा प्रश्न आता है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। बनारस जो शहर है जिसमें जीवन के शाश्वत नियम को दर्शाया गया है। यहाँ प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोगों का लोग जो हैं धार्मिक लगाव के कारण यहाँ आते हैं। जो शिव नगरी, जो शिव भक्त हैं, वह शिव नगरी में गंगा स्नान हेतु आते हैं, दान पुण्य करने आते हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं। कुछ मोक्ष, मैंने बताया था मणिकर्णिका घाट जो है, मणिकर्णिका घाट जो है वह पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ये मान्यता है कि वहाँ से सीधे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसलिए जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति हेतु वहाँ अपने दाह संस्कार की अर्थात अंतिम यात्रा के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकर आया जाता है। तो ये शहर आध्यात्मिकता और भौतिकता का सुंदर एक मिश्रण है। देखिए, बनारस में लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी आते हैं, और जो संस्कार के बाद जो राख बचती है उसे गंगा में विसर्जित करते हैं। हिंदू धर्म में यही मान्यता है, फूल चुनने की और उसके बाद उसको गंगा में विसर्जित करने की, गंगा या किसी नदी में। तो यहाँ गंगा है, इसे गंगा में विसर्जित किया जाएगा। तब चारों तरफ एक रिक्तता का अनुभव होता है।
इस प्रकार बनारस में पूर्णता और रिक्तता दोनों के दर्शन होते हैं। पूर्णता मतलब आस्था, जीवन, और रिक्तता शाश्वत सत्य, मृत्यु। ठीक है। अगला देखिए, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? बनारस में जो है धीरे धीरे क्या उठती है? धूल उड़ती है, अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं, मंदिरों के घंटे बजते हैं, शाम भी अपनी आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है, गतिमान होती है। इस प्रकार बनारस में सभी कार्य जो है धीमी गति से होते हैं। यहाँ देखिए शहरों में आपाधापी होती है, भागम भाग होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग सभी कार्य सहज रूप से मतलब आराम से करते हैं। कोई उन्हें किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है एक दूसरे से। उन्हें किसी भी काम को करने की हड़बड़ी या जल्दबाजी भी नहीं होती है। कवि के अनुसार अपनी धीमी गति से जो कार्य करे जा रहे हैं उसी को उन्होंने इसकी एक रॉ कहा है, एक लय कहा है, एक एक प्रवृत्ति, उसकी अपनी एक विशेषता है इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, धीरे धीरे होने से सामूहिक लय में क्या बंधा है? इस सामूहिक लय में बंधा है पूरा शहर, जिसके कारण जो कुछ भी विद्यमान है वह आज भी उसी रूप में विद्यमान रहता है। देखिए अब उसमें कविता में लिखा भी है, तुलसीदास की खड़ाऊँ यहाँ पर है, यहाँ पर गंगा किनारे जो नाव हैं वह भी हैं। मतलब हर एक चीज़, आपने नौबत खाने में इबादत पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में, वहाँ जो हमारे बिस्मिल्लाह खां हैं और जो हमारे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, वे सभी अपनी पुरातन विशेषताओं को लिए वहाँ मौजूद है। ठीक है, इसीलिए यहाँ एक निश्चितता है, एक स्थायित्व देखने को मिलता है। सही साँझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? जब ढलती हुई शाम में अगर बनारस में प्रवेश किया जाए तो गंगा के घाटों पर आरती हो रही होती है, दीपों की जगमगाहट होती है, एक शंखनाद, मंत्रोच्चार, ये सब जो है इसे अलग ही आकर्षण प्रदान करता है। जो दीपमाला की जाती है गंगा नदी में, उससे पूरा शहर ऐसा लगता है, अजीब सा ही अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि आधा आधा शहर, आधा आधा जो बात की गई थी। बच्चे आप देखिए, अगर पूर्णता बता दें पूरा शहर डूब गया है या पूरा शहर गंगा में है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता। इसलिए कवि यहाँ हर चीज़ को आधे में बताते हैं कि आधा शहर कहाँ है, गंगा में है, तो आधा मंदिरों में है, आधा फूलों में है, आधा शवों में है। इस प्रकार आधा आधा करके इसकी सारी विशेषताओं को उन्होंने इंगित किया है। अगर कह देते पूरा ही शहर फूलों में है या तो फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं रह जाती, मतलब अपने आप में वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनके व्यंजनार्थ को स्पष्ट कीजिए। बनारस कविता में बनारस की बहुत सारी विशेषता आई हैं, प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताएं, जिसे बनारस का मानवीकरण किया गया है कि वसंत के आगमन के साथ ही यह शहर सुबुगाह नहीं लगता है। शहर नहीं सुबुगाता, सुबुगाता कौन है, बातें कौन करता है, जागरण कौन करता है, मनुष्य। तो मनुष्य के जागने की प्रवृत्ति को यहाँ दिखाया है। पुराने शहर की जीप किरकिराने और दशाश्वमेध घाट के आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाना, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये मानवीकरण किया जा रहा है। शहर की प्रवृत्तियों, इसकी विशेषताओं का मानवीय क्रियाओं के साथ एक साझा करने का प्रयास है। कवि ने एक टांग पर खड़े होकर अर्घ देते व्यक्ति की तरह शहर को बता दिया। उन्होंने कहा ये शहर जो है अर्घ दे रहा है न जाने कब से। तो एक जीवन शैली को यहाँ सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया गया है। अब देखिए आगे आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, जिसमें भाषा, रस, छंद, अलंकार, इन सब का प्रयोग होता है, वह है शिल्प। और जब भाव मतलब इसका इमोशन, उसमें क्या कहना चाहा है,
यह धीरे धीरे होना डैश समुचे शहर को। तो इसमें आप उसकी भाषा बताएंगे। आपको शुरू शुरू में मिल गया धीरे 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 मतलब पुनरुक्ति अलंकार है। और यहाँ पर रस छंद अलंकार इस तरह से आप सब चीज़ें बताएं। और यदि कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो पूछें। ठीक है, धन्यवाद।